गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वर्क एनर्जी पावर को ही कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स बेटे वो फोर्स होते हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हम वर्क करवाएं और वो वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे तो जो फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है या फोर्स जो उस टाइम पे लगा हुआ है वो फोर्स कौन सा रहेगा? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। एक फोर्स को हम कंजर्वेटिव कहेंगे, कंजर्वेटिव इफ वर्क डन by the force do not depend upon path followed, do not depend on path followed। वर्क डन जो है फोर्स के द्वारा जो काम किया गया है वो पाथ के जो पाथ फॉलो किया गया है उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बट डिपेंड्स अपॉन, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बट डिपेंड्स अपॉन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। A force is said to be conserved. Work done by the force is independent of the path but depends upon the initial and final position। ठीक है। हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ पाथ फॉलोड। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ फॉलोड। किस पाथ को फॉलो किया गया? नेचर ऑफ पाथ फॉलोड। क्लियर भाई? यहां पर देखो हमारे पास हमें ए से बी के ऊपर जाना है, एक ऑब्जेक्ट को ए से बी के ऊपर जाना है तो ए से बी पर ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है। अगर हमने कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई किया हुआ है, कौन सा फोर्स बेटे? अगर हमने कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर चाहे आप स्ट्रेट लाइन से जाओ, चाहे आप इस पाथ से जाओ, चाहे आप इस पाथ से जाओ, ठीक है, वर्क डन कितना रहेगा? 0 रहेगा। सॉरी, वर्क डन तीनों केसेस में कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं? ऐसे फोर्स है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटे जिसको हम अब प्रूव करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी के अंदर डियर स्टूडेंट्स दूसरा हम इसके अंदर ले सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा इसके अंदर हो सकता है बेटे रिस्टोरिंग फोर्स इन ए स्ट्रिंग। रिस्टोरिंग फोर्स इन ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है, वो भी कौन सा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर है? समझ में आया भाई? तो बेटे यहाँ पर हम चाहे इस पाथ से जाएं, चाहे इस पाथ से जाएं, चाहे इस पाथ से जाएं, स्ट्रेट पाथ से जाएं, कारो पाथ से जाएं, जिगजैग पाथ से जाएं, जो हमारा फोर्स है, सॉरी जो हमारा वर्क आएगा वो तीनों केसेस में कैसा होगा? इक्वल होगा। कब? जब हमारा फोर्स कैसा हो उसके ऊपर? कंजर्वेटिव फोर्स हो। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है मींस ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या रिस्टोरिंग फोर्स है तो ए से बी पर जाएं, यहाँ कर्व से जाएं, जिगजैग पाथ से जाएं, वर्क डन तीनों केसेस में कैसा आएगा? इक्वल आएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटे क्लास 12 में हम फिर पढ़ेंगे और एक्चुअल में हमें क्लास 12 में ही पढ़ना है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं जो हमारा एक चार्ज पार्टिकल को हम ए से बी के ऊपर लेकर जा रहे हैं
ए से बी के ऊपर लेकर जा रहे हैं, चाहे बेटे इस पाथ से ले जाएं, चाहे इस पाथ से ले जाएं, चाहे इस पाथ से ले जाएं, वर्क तीनों में सेम आया, तीनों में वर्क सेम आया, तो वो कौन सा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं किया उसने। एक चीज और है इसके अंदर, वर्क डन ऑन ए क्लोज पाथ, वर्क डन ऑन ए क्लोज पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। क्लोज पाथ जैसे ए से ये बी के ऊपर गए, बी से ए के ऊपर वापस आ गए, क्लोज पाथ हुआ या नहीं हुआ बेटे? ठीक है, क्लोज पाथ के ऊपर वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कितना होगा? जीरो होगा। क्लोज पाथ के ऊपर वर्क डन कितना रहेगा? जीरो रहेगा। क्लियर है? आया समझ? क्यों? क्योंकि देखो वर्क किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल पोजीशन थी, यही फाइनल पोजीशन आ गई, दोनों मैच कर गई। डिस्प्लेसमेंट कितनी? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये मैच कर गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन ऑन ए क्लोज पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अब हमें प्रूव करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है बेटे? कंजर्वेटिव फोर्स है। देखो तीन टाइप से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? टॉपिक रहेगा प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। Prove that gravitational force is conservative force। कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हमें प्रूव करना है। तो तीन पाथ हम ले लेते हैं। एक तो ये बेटे, ठीक है, h हाइट है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इसकी तरफ इस ऑब्जेक्ट को जब हमने ड्रॉप किया तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा हुआ होता है mg का फोर्स। कितना इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है? h। तो वर्क डन क्या होता है? F इंटू एस कोस थीटा। डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन भी यही है। देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है और फोर्स भी इधर ही है, तो वर्क डन सॉरी एंगल कितना होगा? जीरो। वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस कोस जीरो, कोस जीरो 1 हो जाएगा। वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस हो जाएगा। और फोर्स कितना है बेटे? mg। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? h। तो यहाँ पर टोटल वर्क डन कितना आएगा बेटे? mg h। हमारा ऑब्जेक्ट कैसा था बेटे? वर्टिकल डायरेक्शन। अब देखो कंजर्वेटिव प्रूव करने के लिए हम दूसरे पाथ से लेकर आते हैं। कोई भी दूसरा पाथ मान लिया हमने, स्लोप मान लिया। ये h हाइट है, ये h हाइट है बेटे। यहां पर हमारा ब्लॉक था m मास का, यहां से a से उसको b के ऊपर फिर आना है। यहां भी वो a से b के ऊपर ही आया है, बट अब की बार डिफरेंट पाथ के ऊपर आया है। तो यहां पर नीचे mg होगा, लेट इट इज मेकिंग एंगल अल्फा हियर। ये क्या हो जाएगा? mg cos अल्फा। ये इधर क्या हो जाएगा? mg sin अल्फा। अब इसको आना किधर है? इधर आना है। तो फोर्स डेफिनेशन क्या है वर्क की? वर्क की डेफिनेशन ये है बेटे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किधर होनी चाहिए? सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो वर्क डन कितना होगा? एफ एस कोस थीटा।
वर्क इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू एफ फोर्स, फोर्स कितना, इसको नीचे कौन लेकर आ रहा है, एम जी साइन एल्फा मल्टीप्लाइड बाई बेटे डिस्प्लेसमेंट, हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ये डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है, हमें एच की वैल्यू दे रखी है कोस थीटा, यहाँ पर जो थीटा लेंगे, थीटा जो होगा हमारा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल रहेगा, ठीक है। करो इसको सोल्व, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ए बी है भाई, यहां से यहां आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ए बी कोस 0, फोर्स भी यही लिया, डिस्प्लेसमेंट भी यही है हमारी, एंगल कितना 0, वर्क इज इक्वल टू एम जी साइन एल्फा, देखो साइन एल्फा, एल्फा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है हमारा एच, हाइपोटेन्यूज है हमारा ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी इंटू कोस थीटा, ए बी से ए बी कैंसल और कोस थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना 0, कोस 0 कितना हो जाएगा 1, तो वर्क डन कितना आया बेटे एम जी एच, यहां ये ऑब्जेक्ट एच हाइट से नीचे आया वर्टिकल डायरेक्शन में, तब भी वर्क डन एम जी एच, जब भी इंक्लाइन प्लेन पर आया तो भी वर्क डन कितना आया एम जी एच, ठीक है। अब इसी में हम प्रूव करेंगे थर्ड टाइप और, हम इस मास, ये मास m जो है लेटर की हेल्प से आ रहा है, ठीक है, कर लिया था नोट, थोड़ा रिवाइंड करके बेटे इसको नोट करो, ये है ऐसे h हाइट, ये यहां पर ये इस तरह से, ये इतना ही ले लो, ये टोटल हाइट कितनी है h है, इस ऑब्जेक्ट को फिर कहां से कहां आना है, a से b के ऊपर आना है, वी हैव टू कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन, तो वैसे ये पहले a से p के ऊपर गया, p से q, q से r, r से s, s से t और t से फिर किधर आया b के ऊपर, तो पहले हम वर्क डन फ्रॉम p टू a कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन फ्रॉम p टू a, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल का फोर्स नीचे लग रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो थीटा इज 90 डिग्री, तो वर्क डन फ्रॉम p टू a इज 0, p से a के ऊपर वर्क डन कितना रहेगा स्टूडेंट्स 0। अच्छा भाई, फिर इसके बाद लेट p क्यूब इज इक्वल टू h1 है, p क्यूब किसके इक्वल है, h1 के इक्वल है, p क्यूब h1 के इक्वल है, तो हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन फ्रॉम p टू क्यूब, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, अगेन कोस थीटा इज 0 डिग्री बेटे, क्योंकि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रही है कोस 0, तो वर्क डन p से क्यूब कितना हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना mg, s किसके इक्वल है h1, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई h1, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इसके अंदर स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन फ्रॉम Q टू R, Q से R के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, Q से R के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, F डॉट S कोस थीटा, Fs कोस थीटा होता है, Q से R कैलकुलेट कर रहे हैं, Fs कोस थीटा, ये कोस 90 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट है ये ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंगल 90, वर्क डन Q से R कितना होगा 0, कोस 0 0,
वर्क डन क्यू से आर कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन फ्रॉम आर टू एस। आर से एस की हाइट मान ली हमने h2 है। आर से एस वर्क डन कैलकुलेट करना है एफ एस कोस थीटा। आर से ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। आर से एस कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स किसके इक्वल mg। डिस्प्लेसमेंट हमारी h2 हो गई। कोस यहाँ पर 0 डिग्री रहेगा क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रही है, कोस 0। वर्क डन फ्रॉम आर टू एस इज इक्वल टू mg h2। क्लियर है। इसी तरह से बेटे वर्क डन फ्रॉम एस से टी कैलकुलेट करते हैं। एस से टी कैलकुलेशन जब करेंगे तो mg एस से टी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी बेटे 4। एस से टी कैलकुलेट कर रहे हैं एफ एस कोस थीटा। थीटा इज 90 डिग्री है क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है हॉरिजॉन्टल में। तो वर्क डन फ्रॉम एस टू टी कितना होगा, दिस इज अगेन 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं बेटे P से B के बीच में लेट दिस हाइट इज h3। ये हाइट कितनी ले ली h3। वर्क डन फ्रॉम T टू B एफ एस कोस थीटा होता है। एफ एस कोस थीटा होगा यहाँ पर बेटे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम T टू B फोर्स कितना mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी h3 और कोस थीटा कितना हो जाएगा बेटे कोस 0, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन एंगल 0। वर्क डन फ्रॉम TB इज इक्वल टू mg h3। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन हमारी 6 हो गई। तो यहां देखो एक बार, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इन इक्वेशंस से हम क्या मिलेगा, वर्क डन फ्रॉम P टू A प्लस वर्क डन फ्रॉम Q टू R प्लस वर्क डन फ्रॉम R टू S प्लस वर्क डन फ्रॉम S टू T फोर्थ फिफ्थ R P A, ठीक है। P क्यू रह गया बेटे, ये P क्यू, वर्क डन फ्रॉम P A प्लस वर्क डन फ्रॉम P क्यू S T प्लस में वर्क डन फ्रॉम T टू P। P A 0 प्लस P क्यू mg h1 प्लस 0 प्लस mg h2 प्लस mg h3 सॉरी h2t 0 mg h3, ये हो जाएगा भाई mg h कॉमन ले लिया h1 प्लस h2 प्लस h3 जो कि किसके इक्वल है h के, तो mg h। तो तीनों टाइप में हमारा वर्क डन कितना आया mg h आया। तो hence we can say that कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सॉरी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्लियर है। सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये बेटे आप इसको नोट करो तब तक इंक डालते हैं। नेक्स्ट हमें इसके अंदर देखना है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है हमें इतनी डीपली नहीं पढ़ना। हमारे क्लास 11th और 12th में कंजर्वेटिव फोर्स ही ज़्यादा है। करो बेटे एक बार। नेक्स्ट है बेटे हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होंगे, ऑपोजिट होंगे कंजर्वेटिव के, दोज फोर्सेस which depends upon the path followed, those forces in which work done depends upon, those forces in which जिनके अंदर work done depends upon, वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने कौन सा पाथ फॉलो किया है। इसका एग्जांपल रहेगा बेटे फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा भाई फ्रिक्शन फोर्स हो गया, दूसरा बेटे इसके अंदर एयर रेसिस्टेंस भी हो सकता है, और इसके अंदर आप और लिखना चाहो तो एक विस्कस फोर्स हमारी 7th यूनिट में आएगा, विस्कस फोर्स, वो भी किस कैटेगरी में आएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो वो फोर्स जिनके द्वारा अगर काम किया गया है, ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल रहेंगे, तो इसको भी साथ साथ नोट करो बेटे। तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स किया, दोज फोर्सेस विच इन विच वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड, पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड करेगा, दे आर नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हमने बेटे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये 3 केस किए थे अभी, ठीक है। इस तरह के जो केस किए थे, यहाँ पर हमने फ्रिक्शन नेग्लेक्ट किया था, एयर रेसिस्टेंस, जब ये बॉल नीचे गिर रही थी हवा कुछ रेसिस्टेंस लगाएगी, वो हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट किए थे, ठीक है। ओके, तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटे आपको समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी की सेकंड टाइप, सेकंड टाइप मैकेनिकल एनर्जी की सेकंड टाइप कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड टाइप हमारी थी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण होती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण होती है, उसकी बनावट के कारण होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ, इट इज द एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन, वर्च्यू ऑफ पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन। ये वो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट की, इट इज द एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन होता है बेटे बनावट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, हमारे पास ये एक नोटबुक थी, इस नोटबुक को मैंने ऐसे कंप्रेस ये इस तरह से किया, जैसे ही मैं छोड़ता हूँ ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी थी, इसकी बनावट में एनर्जी थी। सेम ऐसे ही जब हमारे पास एरो या बुलेट की बात करते हैं, बुलेट के अंदर हम जब कोक करते हैं स्प्रिंग पीछे की तरफ आता है, उस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, जो हमने वर्क किया वो स्प्रिंग टाइट हो जाता है, वो किस फॉर्म में हो जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो ये कॉन्फिगरेशन के कारण है। पोजीशन की बात करें तो एक पत्थर हमने यहाँ पर इतनी हाइट के ऊपर रखा,
ठीक है, जैसे ही छोड़ते हैं वो ग्राउंड के अंदर थोड़ा सा छेद करता है, वहां से मिट्टी हटा देता है। मीन्स उसके अंदर कुछ एनर्जी थी तभी उसने हटाई है, नहीं एक पत्थर वैसे ही रखा हुआ है ग्राउंड सरफेस के ऊपर, उसने कोई मिट्टी नहीं हटाई। तो ये एनर्जी होती है किसके कारण? ऑब्जेक्ट की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण। जब बेटे हम पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट कितनी होगी? 0। जैसे बेटे हमारे पास एक पत्थर है, वो पत्थर ग्राउंड सब के ऊपर रखा हुआ है, क्या उसके अंदर कोई एनर्जी है? नहीं है। अभी उस पत्थर को हमने यहाँ इस हाइट के ऊपर लेकर आए और ये रेफरेंस पॉइंट लिया, तो यहाँ पर उसकी एनर्जी, रेफरेंस पॉइंट मीन स्टार्टिंग पॉइंट, या जहाँ से कोई हम हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं या जहाँ से डेरिवेशन कर रहे हैं, उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होती है। क्लियर है? और पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर ही क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगी? कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर होगी। पोटेंशियल एनर्जी कहां होगी? कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो, पोजीशन की हम बात कर रहे थे कि हमारा जो पत्थर है ग्राउंड पे रखा हुआ है, क्या वो कोई काम करेगा? वो कोई काम नहीं करेगा। उसके अंदर एनर्जी कितनी होगी? 0। बट उसी पत्थर को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो वो ग्राउंड के साथ जाएगा, अर्थ से थोड़ी बहुत मिट्टी हटाएगा, हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो वहां पर इसने काम किया। मीन्स इस पत्थर जो इतनी हाइट के ऊपर पत्थर था उसमें क्या था? एनर्जी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है रेफरेंस पॉइंट पर 0 होगी, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर है? और पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर होगी? कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर होगी। क्लियर है भाई? अच्छा, इससे रिलेटेड हम 2-3 पॉइंट्स और देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लास 12 के अंदर हम यहाँ पर इन दोनों चार्जेस के कारण या इस चार्ज के कारण हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है तो वहां पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड बेटे यहाँ पर जो हमारा पॉइंट रहेगा, सेकंड पॉइंट हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, potential energy of a body in a conservative force, potential energy of a body in a conservative force field is defined as, it is defined as amount of work done against the amount of work done against the conservative force, against the conservative force in order to shift the body from one position to another, in order to shift the body from, it is amount of work done against the, in order to shift
फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। वन पोजीशन, ये पोजीशन कौन सी रहेगी? ये पोजीशन हमारी रहेगी बेटे रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हमारे पास अर्थ, इस लाइन का मीनिंग समझो, अर्थ के ऊपर एक पत्थर है, हम उसको इस हाइट तक लेकर आए, रेफरेंस पॉइंट हमारा अर्थ है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। जब हम उसको यहाँ पर लेकर आए तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, वो एनर्जी जो है वो एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड मींस कंजर्वेटिव फोर्स का जो फील्ड होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन ऑर्डर टू शिफ्ट द बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। ठीक है, ओके, इसको नोट करो बेटे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल सा टॉपिक है। रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन। ये रिलेशन हमें निकालने हैं। ये होगी F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर के इक्वल ये रहेगी। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव वेरिएशन होता है। क्या होता है? नेगेटिव वेरिएशन, where dr is separation। dr क्या है? सेपरेशन। dr is separation। इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल वीडियो में, ठीक है, वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा। f जो हमारा dr है, dr कैन बी इन x, y और z एक्सिस। जो dr है हमारा वो किधर किधर हो सकता है? एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर हो सकता है। तो रिलेशनशिप क्या होगा बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इज F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। नेगेटिव यहाँ पर क्या होता है? वेरिएशन। एनर्जी और फोर्स में वेरिएशन कैसे होते हैं? नेगेटिव वेरिएशन होते हैं। dr कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम ये जो dr है ये x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, एक तरह से सेपरेशन है। ये x एक्सिस में भी हो सकती है, y एक्सिस में भी हो सकती है और z एक्सिस के अंदर भी ये हो सकती है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाएं स्टूडेंट्स। जब हम देखो इसको नोट करो, कर लिया नोट? ओके, देखो भाई, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में बनाएंगे। देखो ये यहाँ से क्या हो सकती है? डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर। डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, ये हो जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी और डिस्टेंस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर रहेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव। यहाँ पर एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव। ये आर डिस्टेंस है, आर क्या है हमारा? डिस्टेंस है। ठीक है, पॉजिटिव रीजन के अंदर जब ये हमारे पास ये रीजन है, इन पॉजिटिव रीजन, ये पॉइंट्स नोट करो बेटे। इन पॉजिटिव रीजन के अंदर फोर्स क्या होता है?
फोर्स इज रिपल्सिव, ये पॉजिटिव रीजन। भाई ये माइनस, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव रीजन मींस ओरिजिन से ऊपर, ये इस रीजन के अंदर फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। और नेगेटिव रीजन में, नेगेटिव रीजन फोर्स इज अट्रैक्टिव, फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर पॉजिटिव, नेगेटिव है तो हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव रीजन में। और पॉजिटिव रीजन में रिपल्शन, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव रीजन में रिपल्शन जब भी हो, ये ध्यान रखना बेटे, अब जब भी रिपल्शन होगा पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव, और जब भी अट्रैक्शन होगा पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है? अच्छा भाई, इसके बाद नेक्स्ट ये पॉइंट्स लिखो। चलो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन नेगेटिव रीजन, नेगेटिव रीजन के अंदर, नेगेटिव रीजन के अंदर आर, इफ आर इज इंक्रीजेज, अगर आर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, इन नेगेटिव रीजन इफ आर इज इंक्रीजेज, अगर आर हमारा बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एनर्जी भी क्या हो रही है बेटे, बढ़ रही है। देखो क्यों बढ़ रही है, इधर हम किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव रीजन की, इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। यहां पर जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ये एनर्जी माइनस में है, -10, -9, -8, -7, 6, माइनस में कम हो रही है, मीन्स ये बढ़ रही है। तो नेगेटिव रीजन के अंदर अगर आर इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी क्या होगी बेटे, इंक्रीज होगी। क्लियर है? और पॉजिटिव रीजन, इन पॉजिटिव रीजन, पॉजिटिव रीजन के अंदर इफ आर डिक्रीजेस, अगर आर डिक्रीज हो रहा है, यू इज ऑल्सो, यू इज, एनर्जी क्या हो रही है, यू इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, पोटेंशियल आर इंक्रीज, सॉरी, ये देखो आर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, एनर्जी क्या हो रही है बेटे, डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर और कम हो गई, यहाँ पर और कम हो गई, यहाँ पर और कम हो गई। तो नेगेटिव रीजन के अंदर आर इंक्रीज होगा तो यू डिक्रीज होगा, नेगेटिव रीजन में आर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, पॉजिटिव रीजन में आर इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा भाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक छोटा डेरिवेशन और है, छोटा डेरिवेशन है हमारा, du किसके इक्वल होगा बेटे, du इज इक्वल टू माइनस, देखो f इज इक्वल टू माइनस du बाई डी आर आया था, तो du इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर। हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये R1 से R2, ये इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी, du का क्या हो जाएगा, u फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, माइनस f dr का क्या हो जाएगा, R2 माइनस dr का हो जाएगा r, अपर लिमिट R2 R1, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस f R2 माइनस R1। ये क्या हो गया, चेंज इन एनर्जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्क डन, तो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी डियर स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ वर्क डन के इक्वल होगी। क्लियर हो गया? ये टॉपिक था बेटे, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको रिवाइज करो, नोट करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटे।